जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, थोड़ी सी रेफरेंस दे के चलते हैं पुराने वीडियोस के बारे में, ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री का कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया कि मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में हमने आपको किस अप्रोच से हिस्ट्री लिखी जाती है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो लिखी गई है वो किस अप्रोच से लिखी गई थी, वो चीज़ें भी मैंने आपको सिखा दी। फिर जो उसके बाद वीडियो था तो उसमें हमने आपको बता दिया कि पूरी तरीके से यहाँ पर यूरोपियंस आए। सबसे पहले कौन से यूरोपियंस आए थे? पुर्तगाल्स आए थे। वास्को डी गामा ने जब यहाँ पर सी रूट डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने यहाँ पर डच पीपल के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा कि 17th सेंचुरी के अर्ली फेज में डच पीपल ने पुर्तगाल्स को पूरी तरीके से डोमिनेट किया, लेकिन जो 17th सेंचुरी का लेटर फेज जब आ गया उसमें ब्रिटिशर जो आए थे, यहाँ पर इंग्लिश पीपल जो थे, उन्होंने डच पीपल पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया। और यहाँ पर हमने बैटल ऑफ हुगली भी देखा 1759 में, जिसमें ब्रिटिशर जो होते हैं वो डच पीपल को हरा देते हैं। उसके बाद अब आज हमें जो पढ़ना है कि एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए। उसके बाद हमने पढ़ना है फ्रेंच पीपल इंडिया में किस तरीके से आए। आज का वीडियो टोटली यहाँ पर रहेगा। हमने ये कंप्लीट किया, ये कैसे पुर्तगाल्स इंडिया में आए, डच कैसे इंडिया में आए, और उसके बाद ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए। तो आज हमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और आपसे एक ज़रूरी क्वेश्चन, अगर आप JKPSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, ताकि एक आइडिया रहे सारे बच्चों को कि कौन किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है और किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आज हमें पढ़ना है द इंग्लिश पीपल, यानी कि ब्रिटिशर्स के बारे में आज हमने पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स कैसे आ गए इंडिया में। तो इन्होंने इंडिया के लिए कौन सा अप्रोच लिया, किस तरीके से आए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उन्होंने एक चार्टर इशू किया। तो उस चार्टर में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए। मतलब यहाँ पर समझा दूंगा, ये एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स क्या होते हैं। जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की अनुमति दी। साथ ही साथ इस एक्सक्लूसिव ट्रेड में ये भी लिखा गया कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है और कोई कंपनी ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर एज ए कम्पिटिटर नहीं आएगी। मतलब यहाँ पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को होली एंड सोली रेस्पॉन्सिबल कर दिया ट्रेड के लिए। कंपटीशन का इन्होंने पार्ट ही यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के द्वारा यहाँ पर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ये कब हुआ? ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट करती है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उसके बाद अप्रैल जो आया, अप्रैल 1609 में, अप्रैल 1609 आ गया, उसमें कैप्टन हॉकिंस जो थे, कैप्टन हॉकिंस आ गए जहांगीर के कोर्ट में। तो कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के कोर्ट में आ गए, किसके लिए? तो ये चाहते थे टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री एट सूरत में इनको एक फैक्ट्री बनानी थी। उसकी परमिशन के लिए कैप्टन हॉकिंस पहली बार 1609 में जहांगीर के कोर्ट में दस्तक देने के लिए आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये मिशन पूरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि पुर्तगाल्स जो यहाँ पर आ चुके थे उन्होंने अपोजिशन जाहिर किया। क्योंकि वो इनके ट्रेड राइवलरीज थे, यानी कि पुर्तगाल क्या चाहते थे कि वो यहाँ पर कंट्रोल कर सके, वो यहाँ पर ट्रेड करे, पूरी तरीके से उनका कोई कंपटीशन ही ना हो। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं अनुमति मांगने के लिए, ताकि वो यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब मिशन ही फेल हो जाता है, क्योंकि पुर्तगाल पीपल जो थे उन्होंने इस पर अपोजिशन जाहिर किया। समझ में आ गया? उसके बाद 1611
यानी कि 1611 में क्या हुआ, इंग्लिश स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम, यानी कि मछलीपट्टनम। जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने स्टार्ट किया ट्रेड कहाँ पर, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में। अब देखोगे ना, जो जो पहले पहले एरियाज़ जिन पर ट्रेड की शुरू किया गया, चाहे वो पुलिकट है, चाहे वो मसूलीपट्टनम है, चाहे वो सूरत है, या कोई भी ऐसा जगह हो, वो मोस्टली आपको सी कोस्ट्स के इर्द गिर्द ही मिलेंगे। गोवा हो, सी कोस्ट्स के इर्द गिर्द ही मिलेंगे। उससे क्या होता है, उससे अंग्रेज़ों को आसानी होती थी, यानी यूरोपियंस को आसानी हो जाती थी वाया सी रूट से वापस ट्रेड करना और वहाँ से यहाँ आना। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे 1616 में क्या होता है, इंग्लिश पीपल क्या करते हैं, इन्होंने एस्टैब्लिश की फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। तो ये बात आपको सभी को पता होना चाहिए कि 1616 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। लेकिन ये इनकी फर्स्ट फैक्ट्री नहीं थी। देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड। तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 1613 में, ये तो 1616 है यहाँ पर, लेकिन 1613 में, क्योंकि यहाँ पर मसूलीपट्टनम की बात आई थी इसलिए मैंने मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री की बात की पहले। लेकिन यहाँ पर अगर 1613 की बात करेंगे, इन्होंने एस्टैब्लिश की फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। तो ये आप सभी लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एंड वायर। तो 1613 में उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, कहाँ पर की, सूरत में। लेकिन 1616 में उन्होंने फिर मसूलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। यहाँ पर अगर बात करेंगे 1632 में, 1632 में क्या होता है बेटा, 1632 में गोल्डन फरमान इशू किया जाता है। गोल्डन फरमान क्या है, आप पूरी तरीके से इस पे समझते हैं कि गोल्डन फरमान क्या है। इशूड टू कंपनी बाय सुल्तान ऑफ गोलकंदा। तो ये एक ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट था, ऐसा एग्रीमेंट था जो कंपनी को दिया, किसने, सुल्तान ऑफ गोलकंदा। सुल्तान ऑफ गोलकंदा इंडियन रूलर थे, उन्होंने पूरी तरीके से एक फरमान इशू किया, एक एग्रीमेंट इशू किया, किसके नाम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे। अब इस फरमान के अकॉर्डिंगली देखते हैं, देखो, ऑन ए पेमेंट ऑफ 500 पगोडास, 500 पगोडास ईयर, मतलब एक साल में 500 पगोडास पे करने थे, किसको, कंपनी को, ताकि वो ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पर पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर सके। देखो पूरी तरीके से समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखो अब अगर ईस्ट इंडिया कंपनी 500 पगोडास पे करेगी टुवर्ड्स द सुल्तान ऑफ गोलकंदा, 500 पगोडास पर ईयर इसको पे करने थे, किसकी तरफ, कंपनी के, इसकी तरफ, सुल्तान ऑफ गोलकंदा की तरफ। तो उसके बदले में क्या मिलता, दे अर्नड ए प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकंदा। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे कि 500 पगोडास ये ड्यूटी भरते थे, एक्साइज भरते थे, ताकि ये मतलब गोलकंदा के पोर्ट्स पे फ्रीली ट्रेड कर सके, उन पर कोई टैक्स ना लगे। तो 500 पगोडास वाज अ लमसम अमाउंट ऑफ फ्रीली ट्रेडिंग एट द पोर्ट्स ऑफ गोलकंदा। तो ये किसने इशू किया था, गोल्डन फरमान के बारे में पूछा जाता है, सुल्तान ऑफ गोलकंदा ने ये पूरी तरीके से इशू किया था, और इसमें 500 पगोडास पर ईयर के हिसाब से रखा गया, ताकि ये गोलकंदा के पोर्ट्स पर ट्रेड कर सके अंग्रेज़। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करेंगे 1639 में क्या होता है, 1639 में क्या होता है, इंग्लिश गॉट द परमिशन टू बिल्ड फोर्टिफाइड। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्टिफाइड फैक्ट्री, जिसके अगर कोई फैक्ट्री बनती है यहाँ पर, और अगर उसके इर्द गिर्द किल्लाबंदी की जाए, फोर्ट बनाया जाए, ताकि फैक्ट्री को सेफ गार्ड किया जाए, तो वो सबसे पहले कब किया अंग्रेज़ों ने, 1639 में। कहाँ पर, मद्रास में। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। और बाद में उसी फोर्टिफाइड फैक्ट्री का नाम क्या पड़ा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि पहली फोर्टिफाइड फैक्ट्री कहाँ पर बनाई गई, पहली फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में बनाई गई। तो कब बनाई गई, 1639 में। और उस फैक्ट्री का नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो अब यहाँ पर अगर बात करेंगे इसी तरीके से इन्होंने कैसे एस्टैब्लिश किया, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करेंगे बॉम्बे की अगर बात करेंगे, तो
दो ये जो किंग चार्ल्स सेकेंड जो थे, उनको जो बॉम्बे था उनको वो डॉवरी में मिला था। देखो किंग चार्ल्स सेकेंड जो थे उन्होंने शादी की थी यहाँ के बॉम्बे के लोकल रूलर की बेटी के साथ, और उस लोकल रूलर ने डॉवरी में, दहेज में पूरी की पूरी बॉम्बे किसको दे दी? किंग चार्ल्स सेकेंड को। और किंग चार्ल्स सेकेंड ने क्या किया? ही गेव इट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसको फिक्स्ड एनुअल पेमेंट्स पे कर सके। इस तरीके से बॉम्बे भी किसके कंट्रोल में आ गई? अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गई। अब यहाँ पर फोर्ट विलियम कलकत्ता की अगर बात करेंगे, फोर्ट विलियम कलकत्ता बिकेम द सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरी तरीके से हमें देखना है कि कलकत्ता में क्या क्या हुआ, किस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, या पूरी तरीके से मैं दस्तक वस्तक सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर हम हिस्ट्री वाला पार्ट यानी कि अंग्रेज़ों वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर आप सभी लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे फारुखशियार फरमान, जिस तरीके से हमने गोल्डन फरमान के बारे में देखा, तो यहाँ पर हमें देखना है फारुखशियार फरमान। फारुखशियार फरमान के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये फरमान क्या है, ये एग्रीमेंट क्या है, ये किस तरीके से था? तो फारुखशियार एग्रीमेंट के बारे में आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि मुगल एम्पायर जो थे फारुखशियार इन्होंने एक फरमान इशू किया, गिविंग कंपनी ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशंस। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो फारुखशियार थे इन्होंने एक फरमान इशू किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड कंसेशंस दी गई, यानी कि टैक्स की कंसेशंस दी गई ताकि वो यहाँ पर ट्रेड कर सके। अब इसमें कुछ पॉइंट्स की जिक्र की गई, तो वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कंपनी वाज टू पे 3,000 रुपीज़ ए ईयर। तो कंपनी को क्या पे करना था? 3,000 रुपये एक साल के लिए, इनिशियली फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है, जो उस पर ड्यूटी लगती है, उसको फ्री करने के लिए कंपनी को एक बार में ही 3,000 रुपये का प्रति साल के हिसाब से टैक्स देना पड़ा। बाकी वो जितना भी ट्रेड करे, जो भी ट्रेड करे, वो टैक्स फ्री यानी कि ड्यूटी फ्री रहेगा। अब दूसरा इस फरमान के इशू क्या पॉइंट था? कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक पासेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दस्तक किसको बोलते हैं? दस्तक बोलते हैं पासेस को, जो कि हम पास बनाते हैं ना। चाहे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, अगर अमरनाथ की यात्रा चल रही है तो अमरनाथ यात्रा में ज्यूरिंग यात्रा वहाँ पर जो अमरनाथ यात्रा वही विजिट कर सकता है जिसके पास पास होगा। और पहले ज़माने में मुगल रूलर्स पासेस को ही दस्तक के नाम से बुलाते थे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दस्तक? दस्तक क्या होता है? ये एक पास होता है, ये कुछ और होता है, एक फरमान होता है, ये क्या होता है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दस्तक क्या होता है, एक पास होता है। तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को थी उसको परमिट किया गया ताकि वो दस्तक बना सके। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह तक जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए पास होना चाहिए। तो कंपनी को वो राइट्स भी दिए गए फारुखशियार फरमान के अकॉर्डिंग। फिर से रिपीट करता हूँ, फारुखशियार फरमान जो था वो मुगल एम्पायर फारुखशियार ने इशू किया था, जिसमें ट्रेड कंसेशंस दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को 3,000 रुपये पे करने थे पर ईयर के लिए, ताकि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाए। दूसरा, कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये सभी बातें आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंच लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बाकी जो भी हमें पढ़ना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।